गुड मॉर्निंग न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। तो अखबार की सुर्खियां में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। अगले घंटे तक हमारे साथ बने रहिए, चूंकि तमाम बड़े अखबारों की बड़ी हेडलाइन से आपको रूबरू कराएंगे आसान और सरल भाषा में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की। कश्मीर से दुनिया को योग का संदेश। दुनिया में उभर रही नई अर्थव्यवस्था, नई योग अर्थव्यवस्था। अमर उजाला ने खबर को तरजीह दी है। देखिए, कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने कश्मीर में योग अभ्यास किया। उन्होंने कहा कि दुनिया योग की शक्ति को मानती है। विश्व योग को वैश्विक भलाई के लिए एक शक्तिशाली एजेंट के रूप में देखता है। ये लोगों को अतीत के बोझ को बिना वर्तमान में जीने में मदद करता है। बिल्कुल, देखिए, दुनिया में उभर रही नई योग अर्थव्यवस्था कल 21 तारीख को योग दिवस के रूप में मनाया गया। और ऐसे में जब जम्मू कश्मीर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वहां उन्होंने कई बड़ी बातें की, कई बड़ी बातें उन्होंने संबोधन के दौरान कहा। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था कल, और ऐसे में पीएम मोदी ने श्रीनगर में योग सत्र किया और उसका नेतृत्व किया। कहा, योग को वैश्विक कल्याण का शक्तिशाली वाहक मान रहे हैं लोग, और आज का ये एक ऐसा समय है जब ज्यादा से ज्यादा लोग योग से जुड़ चुके हैं। देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा कि योग ने लोगों को यह एहसास दिलाया है कि उनका कल्याण उनके आसपास की दुनिया के कल्याण से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व योग को वैश्विक भलाई के लिए एक शक्तिशाली एजेंट के रूप में देख रहा है। योग हमें अतीत के बोझ को ढाए बिना आगे बढ़ने में मदद करता है। देखिए, योग की जो उत्पत्ति है वो भी भारत में ही हुई है। भारत ही इसका जन्मदाता है, और 2014 में भारत ने ही आगे बढ़कर संयुक्त राष्ट्र में 177 देशों के साथ मिलकर ये प्रपोजल रखा कि हर साल 21 जून को हम विश्व योग दिवस मनाएं। यानी कि ये जो 21 जून को मनाया जाता है, इसकी जो है उत्पत्ति 2014 में हुई थी। 2015 में इसे शुरू किया गया मनाना, और देखिए 2024 तक इसे बदस्तूर मनाया जाता रहा। कल 10 साल पूरे हुए हैं, और एक बार फिर जोशो खरोश के साथ इसे मनाया गया। और इसके पीछे बड़ी वजह पूजा ये भी है, देखिए, कि कहीं ना कहीं योग को लेके जो लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना है वो एक बड़ी मंशा, और मुझे लगता है कि शायद काफी हद तक इसमें कामयाब भी हुए हैं। बिल्कुल, देखिए, और न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अर्थव्यवस्था की योग दिवस के दिन बात करते नजर आए, बल्कि उन्होंने युवाओं को खुद से जोड़ने के लिए भी योग को काफी महत्वपूर्ण बताया। और साथ ही साथ अलग अलग जगहों पर, यानी कि अलग अलग राज्य में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। श्रीनगर पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें आप देखेंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो महिलाओं के साथ सेल्फी लेते नजर आए। इसके जरिए ही आप समझ सकते हैं कि घाटी में तस्वीर काफी ज्यादा बदल चुकी है। सेल्फी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के साथ लेते नजर आ रहे हैं। योग दिवस की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जब उन्होंने तस्वीर लेकर न केवल मनोबल काफी बढ़ाया जम्मू कश्मीर के लोगों का, घाटी के लोगों का, बल्कि उनको एक संदेश भी दिया कि योग के साथ अगर वो जुड़े रहेंगे तो न केवल वो स्वस्थ रहेंगे, बल्कि वो जीवन को और आसानी और साधारण तरीके से जी पाएंगे। बिल्कुल, योग के बहुत सारे फायदे हैं, और आज दोपहर 3 बजे हेल्दी इंडिया में हम आपको इसके बारे में विस्तार से भी बताएंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में और बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। केजरीवाल की रिहाई टली, हाई कोर्ट ने जमानत पर लगाई अंतरिम रोक। नव भारत टाइम्स में इस खबर का जिक्र है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत दिए जाने के निचली अदालत के फैसले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। बिल्कुल, देखिए, हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगाई है, और अभी जो राहत की बात कल तक हम कर रहे थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए, वो राहत उन्हें कहीं से कहीं तक अभी तो मिलती नजर नहीं आ रही है। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आगे फिर से मामले में सुनवाई हुई तो उन्हें राहत दी जा सकती है। लेकिन फिलहाल केजरीवाल की रिहाई जो है वो टल गई है, और हाईकोर्ट ने जमानत पर अंतरिम रोक लगा दी है। तो देखिए, हर अखबार में इस खबर को प्रमुखता से छापा गया है। कल की बड़ी खबर ये थी, अरविंद केजरीवाल जो कि जेल से रिहा होने ही वाले थे, फिलहाल जेल में ही रहेंगे, ये साफ हो गया है। ये देखिए, हर अखबार में तरजीह दी गई है। दैनिक जागरण मेरे हाथ में इस वक्त है, हालांकि हर अखबार में आप देखेंगे इसको। बिल्कुल, अमर उजाला में भी देखिए इसे जगह दी गई है, जिसमें आप देख पाएंगे कि केजरीवाल की रिहाई टल गई है। हाईकोर्ट ने लगाई जमानत पर अंतरिम
रोक और हाई कोर्ट की ओर से अंतरिम रोक लगा दी गई है। अभी अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री को अब दूर दूर तक राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। मामले में दोबारा सुनवाई होगी तो देखना होगा जमानत मिलेगी या नहीं। 1 लाख के मुचलके पर उन्हें जमानत दी जा रही थी। जमानत के फैसले को ईडी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी और कहा कि आदेश विकृत है, इसे रद्द किया जाना चाहिए, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। मोनिका, बिल्कुल, देखिए सुनवाई के दौरान ईडी ने आबकारी नीति मामले में केजरीवाल को जमानत देने के अदालत के फैसले की निंदा की है। ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग करते हुए ये तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट ने उनका जो पक्ष है, उनकी जो दलीलें हैं, उन्हें ठीक से सुना नहीं, जबकि पीएमएलए की धारा 45 के तहत ऐसा करना जरूरी हो जाता है। इसके तहत सरकारी अधिवक्ता को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाना चाहिए था। उन्होंने साथ ही साथ ये भी तर्क दिया कि पीएमएलए की धारा 45 के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत पर विचार करते समय निचली अदालत को निष्कर्ष देना होता है कि प्रथम दृष्टया संबंधित आरोपित दोषी नहीं है। उन्होंने कहा कि जमानत रद्द करने के लिए इससे बेहतर कोई मामला हो ही नहीं सकता है। देखिए, मुख्यमंत्री की तरफ से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे उनके वकील अभिषेक मनु सिंह भी। उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी कि ईडी पर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का सम्मान नहीं करने का आरोप जो है वो उनकी तरफ से लगाया गया। लेकिन कुल मिलाकर पूजा, फिलहाल अरविंद केजरीवाल को जेल में रहना होगा, उन्हें राहत नहीं मिली है। बिल्कुल, देखिए, और साफ तौर पर कुछ शर्तों के आधार पर और 1 लाख के निजी मुचलके के आधार पर उन्हें रिहाई बेशक मिल रही थी, लेकिन अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोई राहत अभी नहीं मिलने वाली है। बहरहाल बढ़ते हैं आगे और रुख करते हैं अगली खबर का। के कविता की न्यायिक हिरासत 7 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी गई है और दैनिक जागरण में इसे जगह दी गई है। देखिए, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति मामले में बीआरएस एमएलसी के कविता की न्यायिक हिरासत को 7 जुलाई तक के लिए और बढ़ा दिया है। शुक्रवार को उनकी हिरासत खत्म होने के बाद उन्हें सीबीआई मामलों के विशेष अदालत के समक्ष वर्चुअली पेश किया गया। अदालत ने उनकी हिरासत अवधि को बढ़ा दिया है। कविता मार्च से तिहाड़ जेल में बंद है, जब उन्हें दिल्ली शराब नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार में कथित भूमिका के लिए प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने गिरफ्तार किया था। बाद में क्राइम ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने उन्हें हिरासत में लिया था। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल के अलावा के कविता भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं और राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में जेल में बंद बीआरएस नेता के कविता की न्यायिक हिरासत की जो अवधि है वो शुक्रवार को खत्म होने के बाद 7 जुलाई तक न्यायिक हिरासत उनकी बढ़ा दी है। 7 जुलाई तक उन्हें जेल में और रहना पड़ेगा। सीबीआई ने इससे पहले के कविता के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर किया था और फिलहाल जो है कि कविता जेल में ही रहेंगी। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी हैं, केंद्र चंद्रशेखर राव की बेटी हैं और अप्रैल में तिहाड़ जेल में उन्हें गिरफ्तार किया गया था, जहां उन्हें इसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की गिरफ्तारी के बाद रखा गया था। देखिए, वैसे अगर हम की गिरफ्तारी देखें तो इन्हें हैदराबाद से जो दिल्ली लाया गया था वो था 15 मार्च की तारीख। उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल के कविता अदालत में है, न्यायिक हिरासत में है और लगातार वो जमानत की गुहार लगा रही हैं। इससे पहले कुछ वक्त पहले उन्होंने अपने बेटे के एग्जाम्स का भी हवाला दिया था। हालांकि बावजूद इसके उन्हें राहत नहीं दी गई और ये कहा गया कि प्रभावशाली महिला हैं, अगर उन्हें इस मामले में जमानत दी जाती है, अगर उन्हें छोड़ा जाता है तो हो सकता है कि वो गवाहों और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करे, प्रभाव डाले, जिसकी वजह से इस पूरे मामले पर असर पड़ सकता है। बिल्कुल, और देखिए, के कविता को भी फिलहाल अरविंद केजरीवाल की तरह ही अभी राहत अब नहीं मिलने वाली है। खबरों में बढ़ेंगे आगे। सीएम के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की ओर से ये बयान दिया गया है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि उनके पति के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे कि वो आतंकवादी हो और दावा किया कि ईडी ने सीएम की जमानत आदेश को ट्रायल कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड होने से पहले ही चुनौती दे दी थी। तो देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत की क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं, तो उनकी पत्नी जो उनके जेल में जाने के बाद काफ़ी एक्टिव मोड में नजर आई, उन्होंने साफ कहा है कि मेरे पति के साथ यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे कि वो कोई आतंकवादी हो। और उनकी जमानत याचिका को जिस तरीके से कोर्ट ने स्वीकार किया और उसके बाद कहा गया कि
कि उन्हें रिहाई दी जाएगी, तो इसको लेकर ईडी अब उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। और देखिए हेडलाइन भी आपको दिखा रहे हैं, एचटी में छपी है, सीएम बीइंग ट्रीटेड लाइक टेररिस्ट सेज वाइफ। तो मुख्यमंत्री के साथ आतंकवादियों जैसा बर्ताव किया जा रहा है, ये आरोप लगा। देखिए आरोप इससे पहले भी कई दफा लगाए जा चुके हैं सुनीता केजरीवाल की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से। ये भी कहा गया कि अरविंद केजरीवाल की जो तबीयत है वो नासाज हो रही है, जेल में वो डायबिटिक है, लेकिन इस बात का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, जिसकी वजह से उनका जो शुगर लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है। देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने कहा है शुक्रवार को कि उनके पति को आतंकवादियों की तरह से ट्रीट किया जा रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जो ईडी है, उन्होंने ईडी पर आरोप लगाया कि ईडी ने कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की बेल को चैलेंज किया है। उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से लगातार जो है अरविंद केजरीवाल का मामला जो है उसको लेकर जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं वो भी जो है इकट्ठा हो रही हैं, ये भी कहा गया। देखिए साथ ही साथ कि दिल्ली में जल मंत्री आतिशी जो हैं उन्होंने भी अब वो अनिश्चितकालीन अनशन पर चली गई हैं, लगातार पानी की मांग कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं मामले को खराब करने की कोशिश कर रही है। जो पड़ोसी राज्य हैं हरियाणा, वो भी पानी देने को तैयार नहीं है। तो कुल मिलाकर ये बताया उन्होंने, उनकी पत्नी ने, कि किसी भी तरह से कोई सपोर्ट उन्हें नहीं मिल रहा। चाहे हम बतौर दिल्ली सरकार काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ना हमें एलजी जो है वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। जब हमने पानी की मांग की तो हरियाणा गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट करने से इनकार कर दिया। मामला अदालत में भी गया था, केंद्र सरकार के मंत्री वो हमसे मिलने के लिए तैयार नहीं है। अरविंद केजरीवाल को जेल में प्रताड़ित किया जा रहा है, यानी कि किसी भी तरह से हमें सपोर्ट नहीं किया जा रहा। देखिए गौर करने वाली बात यह है कि जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे, पहली दफा सुनीता केजरीवाल मीडिया के समक्ष आई थी, प्रेस वार्ता को संबोधित किया था, तो ये कहा जा रहा था जिस तरह से उन्होंने संबोधन अपना किया है, जिस तरह से एड्रेस किया है, वो काफ़ी इमोशनल था। तो एक इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की गई दिल्ली की आम जनता के सामने, और कुछ वैसा ही इस दफ़ा भी पूजा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, अब खबरों में बढ़ेंगे आगे और करते हैं अगली खबर का। कोर्ट के फैसले से बीजेपी और ईडी देश के सामने बेनकाब हो गई है। आप की ओर से ये बयान दिया गया है। और देखिए फिलहाल अगर हम बात करें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद आप नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा है और संजय सिंह ने ईडी के खिलाफ भी गंभीर आरोप लगाए हैं। और न केवल गंभीर आरोप लगाए गए हैं, बल्कि ये कहा है कि ईडी जो है वो अरविंद केजरीवाल को फंसाना चाहती है। देखिए संजय सिंह ने कहा कि पक्षपातपूर्ण कार्रवाई हो रही है, केजरीवाल के खिलाफ की गई है जो भी कार्रवाई हुई है। अब ईडी और बीजेपी देश के सामने बेनकाब हो रहे हैं। वहीं सौरभ भारद्वाज ने केजरीवाल के बेगुनाह होने का दावा किया। तो जैसे कि अभी सुनीता केजरीवाल को लेकर जिक्र हो रहा था कि उनका कहना था कि कहीं ना कहीं ये साजिशन सब कुछ हो रहा है, कुछ ऐसा ही सौरभ भारद्वाज और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह कहते हुए दिखाई दिए। देखिए साफ तौर पर केजरीवाल बेल स्टेट आपकी ओर से कहा गया बीजेपी ट्रेड चार्जेस, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को भी अब इस पूरे मामले में लपेटा जा रहा है। आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया, चाहे वो सौरभ भारद्वाज हो या फिर आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी हो, संजय सिंह हो, लगातार सबकी ओर से ये बयान दिया जा रहा है बीजेपी को घेरते हुए कि ये बीजेपी की एक चाल है। क्योंकि लाजमी सी बात है, बीजेपी पर पहले से ही आरोप लगते रहे हैं कि वो केंद्र एजेंसी जितनी भी है उन तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं, फिर चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो या फिर चाहे दूसरी सरकारी जांच एजेंसी ही क्यों ना हो, भारतीय जनता पार्टी उसका फायदा उठाती है। और कहीं ना कहीं ये इसी का परिणाम है कि बेल मिल गई, जमानत दी गई अरविंद केजरीवाल को, 1 लाख का निजी मुचलका, एक बॉन्ड भी साइन हुआ, लेकिन जमानत मिलने से पहले यानी कि जेल से बाहर आने से पहले बीजेपी और ईडी ने साथ मिलकर चाल चली और एक षड्यंत्र के तहत उनकी जमानत को रोक दिया गया। हालांकि देखिए कोई नई बात नहीं है, जब भी कोई पार्टी केंद्र में होती है, कोई सरकार केंद्र में होती है, तो उस पर इस तरह के आरोप लगते हैं कि केंद्रीय एजेंसियों को वो प्रभाव डालने की कोशिश करती हैं, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती हैं। तो यही आरोप जो है इस दफा भी लग रहे हैं। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं खबरों में। नीट यूजी की काउंसलिंग टालने से इनकार कर दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उच्चतम न्यायालय के शुक्रवार को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक यानी कि नीट यूजी 2024 की 6 जुलाई से प्रस्तावित काउंसलिंग प्रक्रिया को टालने से इनकार कर दिया और कहा है कि ये कोई
खोलने और बंद करने की प्रक्रिया नहीं है। शीर्ष अदालत ने 5 मई को आयोजित परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर नीट यूजी को रद्द करने के आग्रह वाली याचिका पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के केंद्र सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया है और न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी के अवकाशकालीन पीठ ने परीक्षा में धांधली का आरोप लगाने वाले अन्य लंबित याचिकाओं के साथ इस मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को तय की है। देखिए, नीट यूजी की काउंसलिंग टालने से इनकार कर दिया गया है। इससे पहले नेट की परीक्षा को जो है रद्द किया गया, तो जिसके बाद ये सवाल उठ रहे थे कि अगर नेट के साथ हो सकता है तो नीट यूजी के साथ क्यों नहीं, जबकि उसमें अनियमितताएं देखने को मिली हैं। और ये भी कहा गया है कि री एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम दोबारा होगा, लेकिन काउंसलिंग जो है वो नहीं टलेगी। काउंसलिंग की जो डेट सुनिश्चित की गई थी वही जो है डेट रहेगी। देखिए, ये लिखा गया है कि परीक्षा रद्द करने की मांग वाली नई याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए को नोटिस जारी किए हैं। कहा कि काउंसलिंग ऐसी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बार बार शुरू हो और बंद हो। ये एक प्रक्रिया है जिसकी अगर तारीख सुनिश्चित हो गई है तो वही बरकरार रहेगी। 6 जुलाई से शुरू होनी है काउंसलिंग और शीर्ष कोर्ट मामले पर 8 जुलाई को सुनवाई करेगा। हालांकि देखिए, ये भी आपको जानकारी दे दें कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों के लिए कल फिर से होगी नीट यूजी की परीक्षा। एनटीए उन 1563 छात्रों के लिए संडे को नीट यूजी का फिर से आयोजन करेगा, जिन 6 केंद्रों पर समय की बर्बादी की वजह से जिन लोगों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। कंट्रोवर्सी की वजह से एनटीए ने अभ्यर्थियों की ग्रेस मार्क्स निरस्त कर दिए थे। एनटीए अधिकारियों के मुताबिक 1563 अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा देनी होगी 7 केंद्रों पर। सभी अन्य परीक्षा केंद्रों को बदल दिया गया है, लेकिन चंडीगढ़ में एक केंद्र वही रहेगा जहां सिर्फ 2 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। तो ये तमाम बातें जो है वो निकल कर सामने आई हैं। लेकिन देखिए, सवाल वही है जो कि लगातार छात्र भी उठा रहे हैं कि अगर नेट की परीक्षा आप रद्द कर सकते हैं तो नीट यूजी को लेकर आप इस तरह के कदम क्यों नहीं उठा पा रहे, क्यों आप अनियमितताएं और गड़बड़ियों को नहीं रोक पा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस काउंसलिंग का जिक्र एनटीए की ओर से किया गया था, 6 जुलाई को काउंसलिंग होनी थी उन तमाम परीक्षार्थियों की जिन्होंने एग्जाम दिया था और एग्जाम को क्लियर कर लिया। काउंसलिंग के दौरान आगे की जो प्रक्रिया है नौकरी देने की, उसे फॉलो करना होता छात्रों को। लेकिन ये याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, 3 याचिकाएं थी, उसमें से एक याचिका ये भी थी कि जो काउंसलिंग 6 जुलाई को होनी है उसे भी टाला जाए, एग्जाम को रद्द किया जाए। हालांकि काउंसलिंग को टालने की बात से साफ इनकार एनटीए ने कर दिया था। एनटीए ने कहा था कि अगर ऐसा होता है तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क होगा तमाम परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ और ये हम नहीं कर सकते, इसलिए हम जो एग्जाम है उसे स्केड्यूल कर रहे हैं, जो कि 23 जून की तारीख निर्धारित की गई थी और 30 जून को एग्जाम के रिजल्ट आने थे। 6 जुलाई को सभी की एक साथ काउंसलिंग होनी थी, लेकिन फिलहाल इस पर भी फैसला ये आया कि जो काउंसलिंग होनी थी 6 जुलाई को, उसे फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। बहरहाल, खबरों में बढ़ते हैं आगे और रुक करते हैं अगली खबर का। तो देखिए, संगठित धोखाधड़ी को दंडित करने वाला अधिनियम लागू हुआ है। द हिंदू ने इस खबर को तरजीह दी है। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया NSUI के समर्थकों ने शुक्रवार को नागपुर में नीट यूजी में अनियमितताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कानून में परीक्षा में गड़बड़ी के लिए 5 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। 19 जून को रद्द की गई यूजीसी नेट परीक्षा नए कानून के दायरे में नहीं आएगी। सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024, जिसमें सरकारी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी और संगठित धोखाधड़ी के लिए 5 साल तक की कैद और 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है, को केंद्र सरकार ने शुक्रवार से लागू करने के लिए अधिसूचित किया है। तो देखिए, हेडलाइन आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। एक्ट पनिशिंग ऑर्गेनाइज्ड चीटिंग कम्स इनटू इफेक्ट। लगातार इसे लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। देखिए, नीट को लेकर, ये नीट का जो मामला है, इस पर लगातार केंद्र सरकार को घेरा जा रहा है। NSUI के छात्रों ने भी प्रदर्शन किया। हमने लखनऊ की तस्वीरें भी अपने दर्शकों को कल दिखाई थी। बिल्कुल, देखिए, परीक्षाओं में नकल और गड़बड़ी पर रोक के लिए केंद्रीय कानून लागू किया गया है, जिसके तहत अगर अब पेपर लीक हुआ और अगर अब किसी ने भी गड़बड़ी की या फिर पेपर लीक करके धांधलेबाजी करने की कोशिश की तो उन्हें न केवल 5 साल की सजा होगी बल्कि 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी देना होगा। देखिए, केंद्र सरकार ने सरकारी भर्ती सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी को रोकने के लिए लोक परीक्षा यानी कि
अनुचित साधनों की रोकथाम कानून को लागू कर दिया है। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन विभाग की ओर से शुक्रवार को इसे लागू करने की जो अधिसूचना है वो जारी की गई। संसद ने इसी साल फरवरी में यह कानून पास किया था और ये कानून विधिवत परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ियों को रोकने के लिए लाया गया था, लेकिन इसे फरवरी में लाया बेशक गया था लेकिन अब तक लागू नहीं किया गया था, जिसे अब कल लागू किया गया है। इस कानून में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान आईबीपीएस और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एटीएस की परीक्षाएं शामिल हैं। यानी कि इन परीक्षाओं में अगर धांधलेबाजी होती है तो उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। केंद्र के सभी मंत्रालयों और विभागों की भर्ती के लिए होने वाली परीक्षाएं भी इस कानून के दायरे में आएगी। यानी कि कोई भी सरकारी नौकरी के लिए अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर उसका क्वेश्चन पेपर लीक होता है तो वो भी इसमें जांच के दायरे में आएगी और इसके तहत सभी अपराध संज्ञान में लिया जाएगा और जो गैर जमानती इसमें जो आपको सजा होगी वो गैर जमानती होगी और साथ ही आपको 1 करोड़ का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। तो अब जो पेपर माफिया हैं, जो पेपर्स को लीक करते हैं, उन्हें अब विचार करने की जरूरत है। बहरहाल बढ़ते हैं आगे। लोक परीक्षा कानून लागू कर दिया गया है और पेपर लीक में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है और जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया। अमर उजाला में इस खबर को तरजीह दी गई है। तो देखिए, पेपर लीक को लेकर इस साल फरवरी में पारित हुआ कानून आज से लागू हो गया है। सरकार ने कानून की अधिसूचना जारी की है। लोक परीक्षा कानून 2024 के लागू होने के बाद सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने पर 3 से 5 साल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माने का भी प्रावधान है। तो देखिए, देखना होगा कि ये कानून तो पास हो चुका है, लागू हो चुका है। नीट व यूजीसी नेट में गड़बड़ियों को लेकर कंट्रोवर्सी के बीच केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा अधिनियम 2024 को लागू कर दिया है। इस संबंध में शुक्रवार को अधिसूचना भी जारी हो गई है। देखिए, कानून जो है इसी साल फरवरी में संसद में पारित हुआ था। सरकारी परीक्षाओं में गड़बड़ी को रोकने के लिए लाए गए इस कानून में 10 साल तक की कैद से लेकर 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। सार्वजनिक परीक्षा में अनुसूचित साधनों का इस्तेमाल करने पर 3 से 5 वर्ष की सजा, 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसमें नकल पर रोकथाम के लिए मिनिमम जो है वो 3 से 5 साल तक की कैद है और इसी तरह संगठित अपराध में शामिल लोगों को 5 से 10 साल तक की जेल की सजा है और मिनिमम 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। इस कानून के दायरे में जान लीजिए क्या क्या आता है। देखिए, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे की ओर से आयोजित प्रतियोगी परीक्षाएं, बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए की ओर से आयोजित सभी कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं जो है वो आती हैं। तो देखिए, कानून तो लागू हुआ है और कहीं ना कहीं उम्मीद भी की जा रही है कि इस कानून के लागू होने के बाद जो लोग इन परीक्षाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं उन पर सख्ती कसी जा सकती है, उन पर नकेल कसी जा सकती है। साथ ही साथ शायद उन लोगों के अंदर भी वो डर पैदा होगा कि अब अगर हम पकड़े गए ये तमाम गलतियां करने के बाद तो अंजाम जो है वो काफ़ी बुरा होगा। बिल्कुल, देखिए, और इसमें नकल पर रोकथाम के लिए न्यूनतम 3 साल से 5 साल तक की सजा होगी, 10 लाख रुपए का जुर्माना। ये जो है ये मिनिमम है और मैक्सिमम की अगर हम बात करें, अगर अपराध काफ़ी बड़ा है और विशेष क्वेश्चन पेपर को लीक किया जाता है तो ऐसे में 1 करोड़ का जुर्माना देना होगा। बहरहाल बढ़ते हैं आगे और रुक करते हैं अगली खबर का मानका। बिल्कुल, देखिए, पानी के लिए आतिशी ने शुरू किया है अनशन। जिस अनशन का जिक्र उन्होंने किया था कि अनशन पर बैठेंगे अगर दिल्ली वालों को पानी नहीं मिलेगा, तो अनशन शुरू कर दिया है आतिशी ने और दैनिक भास्कर ने इस खबर को तरजीह दिया। हालांकि कई अखबारों में इस खबर को जगह मिली है। हरियाणा पर दिल्ली को उसके हिस्से का पानी नहीं देने का आरोप लगाया है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने जंगपुरा स्थित भोगल में अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया है। इससे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री आवास जाकर सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। उसके बाद राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनके साथ संजय सिंह भी मौजूद थे। तो अनशन शुरू हो चुका है। पहले ही कह दिया गया था कि देखिए, अगर 21 जून तक, माफ कीजिएगा, 20 जून तक पानी नहीं मिलेगा तो 21 जून को मैं जो है अनशन पर बैठ जाऊंगी। और कल सुबह से ही ये
कयास लगाए जा रहे थे कि आतिशी अनशन पर कब बैठेगी, चूंकि उन्होंने इस तरह का ऐलान किया है और अब देखिए अनशन उनका शुरू हो चुका है। तस्वीरें भी आपको हम अलग अलग अखबारों के जरिए दिखा रहे हैं। एक अखबार पूजा के भी हाथ में है। बिल्कुल, तो देखिए ये खबर है, जल मंत्री आतिशी ने शुरू किया है अनिश्चितकालीन अनशन और अनशन के जरिए दिल्ली वासियों को पानी दिलाने की, जल उपलब्ध कराने की ये एक अब कड़ी परीक्षा शुरू हो चुकी है आतिशी की, और एक संघर्ष जरूर कह सकते हैं, क्योंकि आतिशी ने साफ ऐलान किया था कि अगर दिल्ली वासियों को पानी नहीं मिला तो वो अनशन करेंगी, हड़ताल वो करेंगी। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है इसमें मोनिका, पानी ही बस पीकर वो सत्याग्रह करेंगी। आतिशी पानी की जंग के लिए अन्न त्याग कर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गई हैं। उन्होंने कहा है कि वो अनशन में केवल पानी ही पिएंगी। उन्होंने कहा कि वो जब तक दिल्ली को अतिरिक्त पानी नहीं दिलवा देती तब तक ये अनिश्चितकालीन अनशन उनका आगे भी चलता रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि ये संकल्प लिया है मैंने कि जब तक दिल्ली वालों को पानी नहीं मिलेगा तब तक पानी का ये अनशन चलता रहेगा। और वहीं सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि जल संकट के पीछे बीजेपी जिम्मेदार है। उन्होंने वजीराबाद बैराज की तस्वीर भी दिखाई। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस लड़ाई में वो उनका साथ दे। तो सत्याग्रह अनशन की शुरुआत आतिशी या आम आदमी पार्टी हम कह सकते हैं कर चुका है। बिल्कुल, और देखिए जैसे कि पहले भी हमने जिक्र किया था, जब अरविंद केजरीवाल की जमानत की बात हो रही थी, यहाँ पर भी इसी बात का जिक्र हुआ है कि वो तमाम बातें जो हैं वो सुनीता केजरीवाल ने ये अनशन स्थल पर पढ़कर सुनाई। उन्होंने बताया कि देखिए किस तरह से दिल्ली में तानाशाही इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि कानूनी अधिकार मुख्यमंत्री को नहीं दिए जा रहे हैं। और ये भी कहा कि देखिए केजरीवाल ने जेल में ही संदेश दिया है, मैं वो पढ़कर आपको सुनाऊंगी, ऐसा सुनीता केजरीवाल ने कहा। उन्होंने कहा कि देखिए पूरे देश में गर्मी पड़ रही है, हमारी संस्कृति में गर्मी, प्यासे लोगों को पानी पिलाने की उम्मीद थी कि मुश्किल वक्त में पड़ोसी राज्य जो है सहारा देंगे, लेकिन इसके उलट हुआ। हरियाणा ने पानी देना और कम कर दिया। दोनों राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकार है, परंतु पानी पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जल मंत्री आतिशी के आग्रह के बाद भी हरियाणा ने पानी नहीं दिया है और इसी वजह से उन्हें सत्याग्रह पर बैठना पड़ा है। और संजय सिंह ने भी कहा कि देखिए पंजाब के भगवंत मान सिंह सरकार हरियाणा को उसके हिस्से का पूरा पानी दे रही है। वहीं हरियाणा की जो सरकार है, चूंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसीलिए उस पानी को रोक दिया जा रहा है। कुल मिलाकर राजनीति इस पूरे मामले पर हो रही है और सफर कौन कर रहा है? दिल्ली की आम जनता। बहरहाल रुक करते हैं अगली खबर का, और खबरों में आगे बढ़ते हुए देखिए जिस तरह से लगातार बांसुरी स्वराज भी बयान दे रही हैं, और जल संकट के बीच आतिशी का सत्याग्रह जब एक बार शुरू हुआ तो इस पर बांसुरी स्वराज ने भी बयान दिया है। देखिए राजधानी दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दिल्ली से बीजेपी की नवनिर्वाचित सांसद बांसुरी स्वराज ने जल मंत्री आतिशी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि पानी की समस्या को लेकर आतिशी सत्याग्रह पर बैठी हैं। उनका सत्याग्रह छलावा है, वो अपनी निष्क्रियता को छुपाने की कोशिश कर रही हैं। स्वराज ने कहा कि आतिशी पूरी तरह से असफल जल मंत्री हैं। इस साल फरवरी से ही स्पष्ट था कि दिल्ली एक लंबी गर्मी झेलेगी, क्योंकि इन्होंने तैयारियां नहीं की। बिल्कुल, तो देखिए ये यहाँ पर कोट किया गया है बांसुरी स्वराज का बयान। बीजेपी सांसद है बांसुरी स्वराज, जिन्होंने कहा है कि आतिशी का ये सत्याग्रह एक मात्र छलावा है। देखिए सांसद बांसुरी स्वराज ने आतिशी के सत्याग्रह को छलावा बताया। उन्होंने कहा कि वो निष्क्रियता को छिपाने का प्रयास कर रही हैं, वो पूरी तरह से असफल जल मंत्री हैं, और इस साल फरवरी से ही ये स्पष्ट था कि दिल्ली एक लंबी गर्मी झेलेगा, लेकिन आतिशी ने इसको लेकर कोई तैयारी नहीं की थी, कोई प्रबंध नहीं किया गया था। बहरहाल बढ़ते हैं आगे। पेपर लीक के सरगना को बचाने के लिए सरकार मुद्दे को भटका रही है, तेजस्वी यादव ने यह बयान दिया है, और द हिंदू न्यूज़पेपर में इसे तरजीह दी गई है। हालांकि आपको बता दें कि तेजस्वी यादव का नाम लगातार सामने आ रहा है। जो पेपर लीक हुआ है उस मामले में नाम उनका इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि उनके जो पीएस है उन पर आरोप लगा है कि पेपर लीक करवाने में संलिप्त जो मुख्य आरोपी है उसे रूम उपलब्ध कराने के लिए, यानी कि ठहरने के लिए पीएस जो तेजस्वी यादव के हैं उन्होंने मदद की थी, और
मदद करने के बाद अब लगातार तेजस्वी यादव के नाम का जिक्र हो रहा है कि क्या तेजस्वी यादव से भी पूछताछ की जाएगी इस मामले में। तो देखिए, फिलहाल तेजस्वी यादव का नाम लगातार सामने आ रहा है इस मामले में। अब देखना ये होगा कि क्या जांच के दायरे में तेजस्वी यादव भी आएंगे। क्योंकि देखिए, इससे पहले जब विजय सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बाकायदा उन्होंने आरोप सीधे सीधे लगा दिए थे आरजेडी पर और तेजस्वी यादव पर, और उसके बाद ये भी कहा था कि अगर जांच इस मामले की चाहते हैं और सच निकलवाना चाहते हैं तो सीबीआई को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और सीबीआई को पूछताछ करनी चाहिए इस मामले में तेजस्वी यादव से और उनके पीएस से भी, तब कहीं जाकर पूरा सच जो है वो निकलकर सामने आएगा। देखिए, मेरे हाथ में द हिंदू अखबार है और यहाँ पर इस खबर को तरजीह दी गई है। किस तरह से तेजस्वी यादव ने कहा है कि गवर्नमेंट डाइवर्टिंग इशू टू प्रोटेक्ट पेपर लीक किंगपिन। तो पेपर लीक मामले का जो भी सरगना है उसे बचाने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए सरकार इस मुद्दे को भटका रही है, ये आरोप लगाया है तेजस्वी यादव ने। देखिए किस तरह से बिहार के डिप्टी सीएम जो हैं विजय कुमार सिन्हा ने कहीं ना कहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया और कहा कि नीट पेपर लीक मामले में उनका बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। उन्होंने कहा, उसके बाद कहीं जाकर तेजस्वी यादव ने कहा कि पूरा मामला जो है असल में भटकाया जा रहा है मुद्दे से और इसी वजह से हमें इसमें लपेटे जा रहा है। देखिए, ये तमाम बातें उन्होंने कही और आरजेडी के नेता ने कहा कि अगर सरकार के पास कोई भी शक शुबा है, अगर सरकार को कुछ भी ऐसा लगता है तो वो मेरे प्राइवेट सेक्रेटरी को बुलाएं, सवाल पूछें। उन्होंने कहा कि मैं कहता हूं मुख्यमंत्री से कि जो भी जिम्मेदार है उसे गिरफ्तार कर ले, ये मैं खुले तौर पर चुनौती देता हूं। ये तमाम बातें जो है तेजस्वी यादव कहते हुए नजर आए। चलिए, खबरों में बढ़ेंगे आगे। तमिलनाडु में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 50 हो गई है और जांच जो है वो शुरू की गई है। तमिलनाडु सरकार ने घटना की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। देखिए, ये खबर अमर उजाला में भी छपी है, अलग अलग अखबारों में भी इस खबर को छापा गया है। कारण ये है कि जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई है और मरने वालों की संख्या जो है वो 48 से 50 के पार पहुंच चुकी है और अब लगातार इस मामले में जांच की जा रही है। लगातार जो दोषी है उनके धरपकड़ के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। 3 आरोपियों को जरूर इस मामले में गिरफ्तार किया गया, लेकिन अभी और आरोपियों को गिरफ्तार करना है। तमिलनाडु के कल्लाकुरुची जिले में जहरीली शराब पी के गांव में 48 से 50 लोगों की मौत हो गई थी। तो देखिए, तमिलनाडु का ये जो मामला है, सरकार ने घटना की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। द हिंदू में भी इस खबर का जिक्र हुआ है। टिगन हुज ट्रेजेडी टोल गोज अप टू 50, वन मैन कमीशन बिगिंस प्रोब। तो इस मामले में देखिए, जो विक्टिम है उसमें 5 महिलाएं भी शामिल हैं और एक जो है ट्रांस पर्सन भी बताया जा रहा है। कुल देखें तो 135 लोग हैं जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। इनका अलग अलग अस्पतालों में जो इलाज किया जा रहा है। और साथ ही साथ देखिए, अगर हम डॉक्टर्स की माने तो अधिकारियों ने कहा है कि 71 सदस्यीय एक टीम है डॉक्टर्स की और जिसमें स्टाफ नर्सेज भी शामिल हैं, टेक्नीशियंस भी शामिल हैं। ये तमाम लोग जो हैं लगातार इलाज कर रहे हैं और जल्द से जल्द तमाम पीड़ितों को जो है पूरी तरह से स्वस्थ करने की कोशिश लगातार जो है वो प्रशासन की तरफ से की जा रही है। बहरहाल आगे बढ़ लेते हैं। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और 3 राज्यों में क्या कुछ कहा है वो हम आपको बता रहे हैं। चुनाव संबंधी काम शुरू कर दिए हैं। नवभारत टाइम्स में इस खबर का जिक्र है। चुनाव आयोग ने हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव कराने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बिल्कुल, और देखिए, इन राज्यों में चुनाव आयोग ने तमाम तैयारी, तमाम प्रबंध जो हैं वो कर लिए हैं। चुनाव होने हैं, इन 3 राज्यों का चयन किया गया है जिसमें कि जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा को चुना गया है। यहाँ पर चुनाव की तैयारी लगातार की जा रही है। अब आप ज़रा समझिए कि जम्मू कश्मीर में भी चुनाव कराए जाएंगे। इन राज्यों में जो मतदाताओं की सूची है उसे भी तैयार करने का काम किया जा रहा है। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर को हरियाणा के समाप्त होने जा रहा है और 26 नवंबर को महाराष्ट्र का, 5 जनवरी को झारखंड में 2025 में समाप्त होगा और ऐसे में इनके कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव कराए जाने की आवश्यकता काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट अपडेट करने का काम जो है वो शुरू कर दिया मोनिका। और जम्मू कश्मीर में हाल ही में जिस तरह से आतंकवादी घटनाएं बढ़ी हैं, इसे देखते हुए इस साल विधानसभा चुनाव कराना काफी चुनौतीपूर्ण होगा।
बिल्कुल, तो चुनाव आयोग ने बयान में कह दिया है कि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बाद नए सदन के गठन के लिए जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव कराए जाने हैं। ये भी कहा गया है कि लोकसभा चुनावों में जम्मू कश्मीर के लोगों की भारी भागीदारी को देखते हुए आयोग ने जुलाई 2024 को जो है केंद्र शासित प्रदेश में मतदाता सूची को अपडेट करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। झुलसती दिल्ली पर राहत की फुहारें। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस खबर को तरजीह दी है और प्रचंड गर्मी की मार झेल रहे दिल्ली एनसीआर में अब मौसम का मिजाज बदला हुआ है। शुक्रवार को दोपहर में दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई है। आसमान में बादल छाए हुए, बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 2 दिन बाद फिर से दिल्ली को प्रचंड गर्मी और लू से जूझना पड़ेगा। तो ये आंख मिचोली का खेल जो है ये अभी भी चलेगा कुछ दिन। देखिए कल बारिश हुई थी, इसके बाद मौसम काफ़ी अच्छा हो गया, लेकिन ये मौसम अभी फिर बदलेगा, फिर लुएं चलेंगी और लगातार ये देखने को मिलेगा। बिल्कुल देखिए, और लगातार दैनिक भास्कर में और तमाम अखबारों में इस खबर को तरजीह दी गई है। तेज हवाओं के साथ हुई हल्की बारिश ने दिल्ली में लोगों को राहत जरूर दी है। तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। देखिए तपती गर्मी के बीच लोगों को तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश ने राहत दी। 5 डिग्री सेल्सियस तक पारा जो है वो लुढ़कता नजर आया और लोगों को इस भीषण गर्मी से, इस लू से अब राहत मिल गई है। तापमान के साथ ही बादल जो हैं वो भी मोनिका काफ़ी सुहाने नजर आ रहे हैं। और देखिए बेहद इंटरेस्टिंग तस्वीर यहाँ पर जो है ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापी है, जिसमें कई महिलाएं नजर आ रही हैं बारिश में भीगती हुई। और देखिए हेडलाइन भी दी है कि फाइनली स्कॉच्ड हीट गेट्स रेन बाम, यानी कि तपती झुलसती गर्मी पर बारिश ने कुछ राहत जो है वो दी है, एक राहत के बाम के तौर पर काम किया है। और साथ ही साथ देखिए तमाम नीचे आंकड़े भी शेयर किए हुए हैं, लेकिन ये भी साथ में कह दिया है कि बारिश तो हुई है लेकिन अभी मौसम जो है वो और सताएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि गर्मियाँ चली गई हैं और बरसात आ गई है, इन्हें हम प्री शार्स के तौर पर देखते हैं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। हिंदुस्तान टाइम्स में इस खबर का जिक्र हुआ है। शुक्रवार को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में दुनिया भर में योग के प्रति उत्साही लोगों ने सामूहिक तौर पर योग आयोजित किए। बुडापेस्ट हंगरी, जकार्ता इंडोनेशिया, मलेशिया, न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसका साफ मतलब निकलता है कि न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में योग ने अपनी छाप छोड़ी है। बिल्कुल देखिए, और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इस तस्वीर में आप पीएम मोदी को देख पा रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी की तस्वीर इसलिए खास हो जाती है, वो श्रीनगर पहुंचे थे। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले लगातार किए जा रहे बावजूद इसके 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डल झील के किनारे 7,000 लोगों के साथ उन्होंने बैठकर योग किया। वहां पर भी मौसम काफी सुहाना था, बरसात का मौसम था, लेकिन बावजूद इसके ना लोग हटे और ना खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीछे हटे। तो देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, इसलिए इसकी झलक जो है वो सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि कई और देशों में भी देखी गई। इसका हमने अभी जिक्र किया है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर आपको बताएंगे कि एनडीए 3.0 में विदेशी नेता की पहली राजकीय यात्रा पर हसीना के पहुंचने पर संबंधों पर फोकस। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार के फ्रंट पेज पर इस खबर को तरजीह दी गई है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना की शुक्रवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय यात्रा के एजेंडे में तीस्ता नदी के अपने हिस्से को विकसित करने की ढाका की योजना और द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर शामिल है। हसीना के भारतीय राजधानी पहुंचने के कुछ घंटों बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा के लिए उनसे मुलाकात की। जयशंकर ने एक्स पर कहा कि आज शाम बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से मुलाकात करके खुशी हुई। भारत की उनकी राजकीय यात्रा हमारे घनिष्ठ और स्थायी संबंधों को रेखांकित करती है। उन्होंने कहा कि हमारी विशेष साझेदारी के आगे विकास पर उनके मार्गदर्शन की सराहना करता हूँ। बिल्कुल देखिए, और इस खबर को तरजीह दी गई है नव भारत टाइम्स में भी, जिसमें शेख हसीना
जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, उनसे मुलाकात हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की भारत पहुंचने के बाद जब उनकी मुलाकात हुई तो ऐसे में अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कई मुद्दों पर MOU साइन होंगे, बात करने के बाद बातचीत बनेगी और शायद ये बातचीत इस कदर बने कि भारत और बांग्लादेश के संबंध और बेहतर और अच्छे हो सके ताकि आने वाले वक्त में भारत का विकास हो। बहरहाल आगे बढ़ेंगे मोनिका और खबरों का रुख करेंगे। अगली खबर में बढ़ते हुए आपको बता दें कि आतंकवाद को राजनीतिक पनाह ना दे कनाडा, भारत ने ये कहा है। तो देखिए, आतंकवाद को लेकर एक बयान दिया गया है। खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की याद में कनाडा की संसद में 1 मिनट का मौन रखे जाने पर भारत ने बेहद सख्त प्रतिक्रिया दी। भारत ने कनाडा को आगाह किया कि वो आतंकवाद और हिंसा को राजनीतिक पनाह न दे। देखिए, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम किसी भी तरह से आतंकवाद की तरफदारी करने वालों को राजनीतिक पनाह देने का विरोध करते हैं। खबर छपी है जिसमें साफ तौर पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की तस्वीर छपी है और कहा है कि विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा की संसद में आतंकी निज्जर की याद में रखे गए मौन पर जो है सख्त प्रतिक्रिया उन्होंने दी है। दोनों देशों के रिश्तों में चल रही तल्खी खत्म होने की संभावना फिलहाल खत्म, ये कड़ा संदेश भारत की तरफ से दिया गया है कनाडा को। बिल्कुल, चले अब फिलहाल के लिए, आज के लिए हमारे इस खास शो में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, दिन भर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार। नमस्कार।